हो जाएं तो क्या स्थिति बनती है। 11,820 लोगों से पूछा गया। 24 जुलाई और 5 अगस्त के बीच में यह जानकारी हासिल की गई और 240 लोकसभा क्षेत्र और 526 पोलिंग बूथ पर यह सारी की सारी जानकारी ली गई। अब सवाल है कि अगर इस देश में वाकई आज की तारीख में चुनाव हो जाए तो क्या हो सकता है। मसलन जिस स्थिति में देश है मौजूदा वक्त में, उसमें क्या ये बात कही जा सकती है कि वाकई देश का मिजाज उस दिशा में बढ़ रहा है जिसके जरिए ये बात सामने आ रही है कि कितने फीसदी वोट किसके हिस्से में जाएंगे। जरा देश के मिजाज को हम एक बार परखने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई पार्लियामेंट के भीतर, ये हम आपको दिखा रहे हैं जिसके जरिए सामने आ रहा है कि 37% वोट एनडीए के हिस्से में, यानी पिछले चुनाव की तुलना में जब जीत मिली थी उस वक्त से 1.4% कम हुए हैं। यूपीए 24 पर था, 2.3% की बढ़ोतरी के साथ 24 तक पहुंचा है और अन्य के हिस्से में 39% वोट आ रहे हैं जो कि 0.9% कम है। इसका मतलब बहुत साफ है कि कुछ असर पड़ा है और इस असर का मतलब क्या हो सकता है अगर इसको हम लोग बदल दें सीटों में, तो ये बड़ा मायने रखेगा। और ये इसलिए बड़ा मायने रखेगा क्योंकि मौजूदा वक्त में एक ऐसी सरकार है जो बहुमत के साथ है और बहुमत के साथ सरकार का मतलब यह है कि बीजेपी अपने बूते भी सरकार में मौजूद है, यानी 272 का जादुई आंकड़ा उसके आगे जा चुका है। अब हम आपको लिए चलते हैं उस जगह पर जहां पर अगर इस पूरे ढांचे को, परसेंटेज ऑफ वोट को अगर बदल दिया जाए सीटों में, तब हम आपको दिखाते हैं क्या स्थिति बनती है। इसके लिए हमने आपके लिए खास तौर से व्यवस्था की है। बाकायदा अगर पार्लियामेंट सज जाए, और पार्लियामेंट के सजने का मतलब यह है कि पार्लियामेंट लगा हुआ है और उसमें देखिए ये एक पार्लियामेंट की स्थिति है। इस पार्लियामेंट की स्थिति में मौजूदा वक्त में अगर 37% वोट मिलते हैं एनडीए को, जो कि पिछली बार की तुलना में यानी 1.25 साल पहले जब चुनाव हुए थे उस वक्त इसके वोट का परसेंटेज 38.4 था। ये देखिए एनडीए की स्थिति आ गई 273 से 303। ये कम हुई है पार्टी, यानी 273 और 303। इसके बीच के आंकड़े को अगर आप पकड़ेंगे तो एक लिहाज से जरा समझने की कोशिश कीजिए, बहुमत से ज़्यादा जरूर है। आप शुरू में हमने दिखा भी दिया आपको कि प्राइम मिनिस्टर मोदी बैठे हुए हैं, राजनाथ सिंह बैठे हुए हैं, अरुण जेटली बैठे हुए हैं, तमाम नेता बैठे हुए हैं, यानी सरकार बहुमत के साथ आएगी, इसको कोई इनकार नहीं है सिवाय इसके कि कुछ सीटें कम हो रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ 72 से 90 सीट हो रही है ये यूपीए की स्थिति पहले बहुत ही खराब थी। वो कॉम्पिटिवली तुलनात्मक तौर पे अच्छी हुई है क्योंकि उस दौर को याद कीजिए, आज की स्थिति में तो 59 सीट ही है अभी तक, और ये अगर आज के चुनाव में बढ़कर 72 से 90 तक आ जाती है तो एक बड़ी बढ़ोतरी यूपीए के पास है। लेकिन उसकी कोई अहमियत नहीं है सिवाय संसद के भीतर मौजूदा वक्त में जो हंगामा हमें गाहे बगाहे नजर आता है। वो 44 सांसद ही सही कांग्रेस के, वो भी हंगामा करके ठप करा देते हैं। अन्य की स्थिति 166 से 182 तक की स्थिति है। ये 3 स्थितियां हमने बनाई है खास तौर से। इसका एक महत्व और भी है। दरअसल इन सब के बीच अब आपको घुसना होगा कि बीजेपी के कितनी सीटें हैं, कांग्रेस की कितनी सीटें हैं। यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी 272 सीटों से ज्यादा 282 सीट 2014 के इलेक्शन में लेकर आई थी। आज की तारीख में अगर हो जाए तो ये पहली बार होने जा रहा है, कम से कम इससे पहले भी हमने कई सर्वे कराए हैं और ये फर्स्ट टाइम निकल के आ रहा है कि 272 के जादुई आंकड़े को खुद बीजेपी नहीं छू सकती है। ये कम रही है, यानी परसेंटेज ऑफ वोट जो है चाहे 1.4 घटा है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी अपने तौर पर नीचे जा रही है और उसके आंकड़े नीचे कम होकर 243 तक हम लाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके स्क्रीन पर आ जाए। तो वोट का परसेंटेज एक तरफ हो गया 37%, और उस हिस्से को थोड़ा सा और अगर बड़ा करें जिसमें 37% वोट थे, अब उसको बांटते हैं और इसको हम 37% वोट के हिसाब से अगर पुरानी स्थिति में आपको फिर से लिए चलते हैं जब सीट के लिहाज से जिक्र हो रहा था। ये देखिए, ये बीजेपी उसके सहयोगी, इसके बीच में हम खड़े हुए हैं। ये जो स्थिति है बीजेपी की, ये बतलाती है कि 272 का जो जादुई आंकड़ा अपने बूते जब बीजेपी ने पाया था, उस समय बीजेपी के भीतर से एक आवाज एकला चलो की भी उठी थी। वो मौजूदा वक्त में संभव नहीं है आज की जो स्थिति है। इसका मतलब यह है कि सहयोगियों की सौदेबाजी का दायरा या उनकी बात मानने की स्थिति में बीजेपी को रहना होगा। यह स्थिति धीरे धीरे इस देश के भीतर बन रही है। दूसरी तरफ सहयोगी जो है 40 से 50 सीट ले जा रहे हैं, इन दोनों को मिला दीजिए। लेकिन एक और स्थिति है, सहयोगियों की सीट में भी कमी आई है।
पहले की तुलना में। अब दूसरी तरफ अगर आप देखिए, कांग्रेस 57 से 67 सीट, इसका मतलब ये हुआ कि जो 44 सीट है वो आगे निकल रहे हैं और वो 57 से 67 तक पहुंच रहे हैं। उसके आगे आप और जा रहे हैं, उनके साथ जो पार्टी है उनकी भी तादाद में कुछ बढ़ोतरी हो रही है। ये पार्लियामेंट की एक स्थिति है आज की तारीख में, जो आप कह सकते हैं एक हाइपोथेटिकल स्थिति है, लेकिन इसके बावजूद भी जिन मुद्दों के आश्रय सर्वे किया गया है, उन मुद्दों के आश्रय अगर वोटिंग हो जाए और वोटिंग के बाद तो ये सीट निकल कर आएगी। तो इसमें पहली बात निकल कर आ रही है जो चौंकाने वाली है, अपने बूते बीजेपी सत्ता में नहीं आ सकती है अगर आज सहयोगियों की जरूरत पड़ेगी। श्रीकांत जी, पहला सवाल हम यहीं से कर रहे हैं, चूंकि पार्लियामेंट हमारे पीछे बनी हुई है। ये स्थिति आप लोगों के लिए चिंताजनक है, क्योंकि पहला मौका आज़ादी के बाद एक ऐसा आया था जिसमें कांग्रेस से इतर कोई दूसरे राजनीतिक दल ने अपने बूते 272 का जादुई आंकड़ा पार किया था, लेकिन 1.25 साल हुए हैं और स्थिति नाजुक हुई है। श्रीकांत जी, देखिए प्रसून जी, ये आपका सर्वे है और मैं सर्वे पर कहीं कोई किंतु परंतु क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगा रहा हूँ। आप लोग सर्वे करिए, अच्छी बात है, लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे आपको कि 2014 के चुनाव में देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर और नरेंद्र भाई मोदी पर जो भरोसा और विश्वास व्यक्त किया था, वो 1 साल के कार्यकाल के बाद वो भरोसा और विश्वास और मजबूत हुआ है कि जो हमने कहा उसकी एक मजबूत नींव हमने 1 साल के अंदर रखी है। और प्रसून जी, हम जब मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित किए गए तो एक अहंकार में डूबी कांग्रेस ने ये कहा था कि अरे मोदी जी को तो विदेश नीति नहीं आती, मोदी जी को तो अर्थनीति नहीं आती, मोदी जी क्या देश को चलाएंगे। तो 1 साल के कार्यकाल में इस देश की 125 करोड़ जनता को यह निश्चित रूप से एक संदेश गया है कि नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में यह देश आर्थिक तरक्की भी कर रहा है और नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में यह देश दुनिया के तमाम देशों में भारत का परचम भी लहरा रहा है। ये दोनों चीजों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि दुनिया की तमाम एजेंसियां आज ये कहने के लिए बाध्य हैं कि हिंदुस्तान की जो तरक्की है आर्थिक रूप से और जो अर्थनीति है वो बेहतर अर्थनीति है, दुनिया के तमाम देशों से अच्छी। श्रीकांत जी, एक चीज जानकारी खाली दे दें, आप ही बोलिएगा, एक जानकारी खाली दे रहे हैं। ये जो विदेश वाला हिस्सा आपने बोला, आपके लिए खुशी की बात यह है कि हमने ये सवाल भी पूछा और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बड़ी लोकप्रियता है विदेश में, इसका जिक्र लोगों ने खुले मन से किया भी। वो हम बाद में हिस्सा छोटा सा दिखलाएंगे, वो भी हिस्सा आएगा इसके बीच में, वो सर्वे का हिस्सा ही है कि किस रूप में लोकप्रियता है। लेकिन हमारा एक सवाल है, चूंकि हम सिलसिलेवार तरीके से जरा चलना चाह रहे हैं, ये चौंकाने या हतप्रद करने वाली स्थिति आप लोग के लिए चेतावनी है, किस रूप में मान रहे हैं? चूंकि परसेंटेज वोट का कुछ कम हो रहा है, सीट कम हो रहा है, आप इसे गंभीर मानते हैं या नहीं? देखिए प्रसून जी, एक तो पहले मैं आपको इस बात का जवाब दे दूं कि आपने कहा कि आप सहयोगियों का आप पर दबाव रहेगा। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 282 हमारे सांसद होने के बावजूद भी शिवसेना भी आज हमारे साथ कैबिनेट में है और अकाली दल भी हमारे साथ कैबिनेट में है। एक तो आप जो शुरुआत में कह रहे थे। नंबर 2, अभी सरकार हमारी आई है और हमने कोई ऐसे चुनावी वायदे करके काम नहीं शुरू किया, हमने एक ठोस आधार, एक मजबूत बनाया है आधार कि देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाना है। उसके सुखद परिणाम आपको धीरे धीरे मिलना शुरू हो गए हैं और आगे भी आपको होंगे। तो ये सर्वे जो है आपके, लगातार सर्वे हर साल आप करेंगे क्योंकि अभी तो चुनाव होने वाला नहीं है, मात्र सर्वे है, तो हमें तो हर दिन सीखने को ही मिलता है। आज तो हमें देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री है नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में जो कठिन परिश्रमी है, जो 19 घंटे 18 घंटे काम करते हैं और जो जनहित के लिए, जो गरीब लोगों के लिए जो प्रधानमंत्री जी योजनाएं लेकर आए हैं, उन सभी योजनाओं का प्रसन्न जी नरेंद्र भाई मोदी जी स्वयं उनको मॉनिटर भी करते हैं। तो अभी जो योजनाएं हमारी हम लेकर आए हैं आम जन के लिए, गरीब जन के लिए, कॉमन मैन के लिए, वो धीरे धीरे लोगों के पास पहुंचेंगी। जैसे 90 पैसे पर डे के हिसाब से 2 लाख का जीवन बीमा आपका हो गया, 1 रुपये महीने के हिसाब से आपका 2 लाख का दुर्घटना बीमा हो गया, आपकी अटल पेंशन योजना हो गई, आपकी मजदूरों की पेंशन हो गई, गरीब कल्याण के लिए जो कार्यक्रम चल रहे हैं वो हो गए, 24 घंटे आप बिजली की बात कर रहे हैं और मेक इन इंडिया के तहत जो नौजवान है उसको रोजगार की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये जो डिलीवरी है, जैसे जैसे ये डिलीवरी बढ़ती जाएगी लोगों के पास, उसी तरीके से सरकार की जो सीटें हैं जो आप दिखा रहे हैं अभी एनडीए का और बीजेपी का, मैं मानता हूं कि 16 और 17 में जब आप सर्वे करेंगे तो संसद में केसरिया ही दिखेगा, केसरिया दिखेगा आप। नहीं ठीक है। ये मेरा कोई अहंकार नहीं है, ये मेरा आत्मविश्वास है। नहीं ठीक है, आप मुस्कुरा के कह रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है।
केसरिया दिखाई देगा। हमने चूंकि इससे पहले अप्रैल में भी किया था, बीच में वो भी दिखलाएंगे कि अप्रैल और अभी में क्या फर्क आ गया। लेकिन सचिन पायलट जी, आपने अभी एक जिक्र किया था, जब हमने राजस्थान का जिक्र किया, आपने कहा कि देखिए आपको 1.25 साल में निकाय चुनाव में ही झालावाड़ में आपको इतनी सफलता मिल गई जो सीएम की ही कॉन्स्टिट्यूंसी है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी 44 सीट से 62 तक पहुंच रही है अगर चुनाव हो जाए तो, जो कि एक लिहाज से कांग्रेस इतिहास में अभी भी सबसे कम है। 62 सीट भी कोई ज़्यादा नहीं है। लेकिन आप अपने प्रोग्रेस की वजह क्या देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो जो आपका सर्वे है वो इस बात का संकेत दे रहा है कि जो 1 साल होता है सरकार की, पहला जो 1 साल होता है वो एक हनीमून पीरियड होता है। उस पर सरकार चाहे जो करे जनता उसको पसंद करती है। लेकिन आपका सर्वे मुझे बता रहा है कि जनता में बीजेपी के नेता कुछ भी कहें, लेकिन हकीकत यह है कि आंकड़े सुकड़ रहे हैं, वोट बैंक कम हो रहा है, वोट प्रतिशत घट रहा है। होना यह चाहिए था कि 1 साल में जब आप सिर्फ देते ही हैं और नई नई सत्ता हासिल होती है तो सब लोग आपको पसंद करते हैं और गिरावट शुरू हो जाती है सेकंड ईयर थर्ड ईयर के अंदर। तो बीजेपी का वोट शेयर कम हो रहा है, बीजेपी की सीट्स कम हो रही हैं, और इसलिए हो रही हैं क्योंकि चाहे कितना भी कोई प्रचार करे, कितना भी कोई सोशल मीडिया पे या इश्तिहारबाजी करे, हकीकत यह है कि पाकिस्तान रोज हमको आंख दिखा रहा है, चीन हमारी वो संतुलित हम बात नहीं कर पा रहे हैं। तो विदेश नीति में कितने भी देश भ्रमण कर लीजिएगा, लेकिन अल्टीमेटली हम लोगों को अपने राष्ट्र हित की चिंता जरूरी है करना। दूसरा, जो काला धन सुन के हमारे कान पक गए थे, आज 15 लाख हर परिवार के खाते में जमा हुए कि नहीं हुए जनता ये जानना चाहती है। और आर्थिक जो सिचुएशन की बात हमारे मित्र कर रहे थे भाजपा के, हकीकत यह है कि महंगाई कहीं कम नहीं हुई और जो तमाम दावे किए जा रहे थे वो दिन पर दिन वो बेनकाब होते जा रहे हैं। भ्रष्टाचार के मामले में चाहे राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो, तमाम बड़े बड़े घोटाले सामने आए हैं। और आपका ही सर्वे कहता है कि हम इन मुद्दों को लेके सचिन जी आ रहे हैं, दे देना चाहिए, लेकिन हमको मैं नहीं कह रहा हूं, ये नहीं सचिन जी फीडबैक आ रहा है। सचिन जी, हम इन मुद्दों को, आपने जिन मुद्दों को उठाया उस पर भी हमने सर्वे सवाल किया, लेकिन एक जवाब, एक फैक्चुअल चीज मैं बताना चाहता हूं प्रसून जी, ये जो सर्वे के जो आंकड़े हैं इससे ये बात कहीं दिखाई नहीं पड़ती है कि बीजेपी का वोट का प्रतिशत जैसा था जैसा वैसा ही वहीं पे है, परसेंटेज ऑफ वोट वही है बीजेपी, परसेंटेज ऑफ वोट। इसीलिए बीजेपी से निराशा भले थोड़ी थोड़ी दिखाई पड़ने लगी हो, लेकिन वो वोटों में अभी असर दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन सीट कम हो रही है। सीट कम इसलिए हो रही है क्योंकि कांग्रेस अपना वोट बढ़ाने की स्थिति में है। जो सर्वे बताता है कांग्रेस का वोट 2% बढ़ रहा है, बीजेपी जहां थी वहीं के वहीं है। इसीलिए सर्वे से ये नहीं अनुमान लगा लेना चाहिए या आकलन कर लेना चाहिए कि बीजेपी की पॉपुलैरिटी बहुत नीचे गिर गई, ऐसा सर्वे ऐसा नहीं है। अब सचिन, हमें एक छोटा सा जवाब इस पे जरूर चाहेंगे, क्योंकि ये जो स्थिति बन रही है, मान लीजिए सीट बीजेपी की कम हो रही है, आपकी सीट कुछ बढ़ रही है, आपका काम है या सरकार को लेकर निराशा है? आपको क्या लगता है? देखिए, हम लोग विपक्ष के पार्टी हैं, हमारा दायित्व है, राजनीतिक जिम्मेदारी है कि जनता के मुद्दों को जमीन पर लेकर जाएं। जो जमीन अधिग्रहण का जो संशोधन करना चाहते थे बीजेपी की सरकार, उसका हमने पुरजोर विरोध किया। ये आम जन की मांग थी, तो अगर हम जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरेंगे तभी तो जनता हमको एक्सेप्ट करेगी दोबारा से। और हमारा काम क्या है कि अहित में कोई काम ना हो, सरकार की गलतियों को ढूंढना, उनको सचेत करना। और बीजेपी ने तमाम बड़े बड़े वादे किए थे, इतनी अपेक्षाएं बढ़ा दी थी कि उनको पूरा करना बहुत एक जटिल काम है उनके लिए। इसलिए अतिशोक्ति करी प्रचार में, भाषणों में, वादों में। अब धरातल पर अगर काम कम होगा तो निश्चित रूप से लोगों के अंदर एक निराशा का माहौल उत्पन्न होता है। और हम लोग सिर्फ एक ऑपोजिशन है, लेकिन हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं, हम विकल्प बताते हैं। और राजस्थान के अंदर हम लोगों ने जो काम किया है उसको जनता ने पसंद किया, हमारा वोट लगातार बढ़ा है। और ओवरऑल राजस्थान के बाहर भी आप देखिए, प्रदेश और देश की जो एक स्थिति निकल कर आई है, आज वो रुचि, वो चाव, वो एक्साइटमेंट जो एक पैदा की गई थी चुनाव से पहले लोकसभा के, आज उसमें बहुत कमी आई है। और धीरे धीरे ये देखिए कांग्रेस का ग्राफ लगातार बढ़ता रहेगा। अच्छा, ये आपने अच्छी बात कही अपने काम को लेकर। हमने एक सवाल संयोग से ये भी पूछा था कि विपक्ष का काम कितना क्रिएटिव है या कितना सकारात्मक या कितना नकारात्मक है। उसमें जनता ने कहा कि भाई आप लोग काम को रोक रहे हैं पार्लियामेंट में, ये भी निकल कर आया है। लेकिन हम उस पर उसके बाद आएंगे, पहले एक स्थिति खाली दिखला देते हैं। चूंकि 2014 में चुनाव हुए थे, उसके बाद हमने एक सर्वे किया था अप्रैल 2015, जो पिछले दिनों की बात है। ये देखिए कि स्थिति है उसकी, और ये बड़ी स्थिति इसलिए कहीं बीजेपी के लिए चिंताजनक स्थिति है। 282 सीट ये मई 2014, अप्रैल में घटकर ये 255 दिखाया गया और अब 243 यानी अगस्त का महीना। ये ग्राफ नीचे जा रहा है। ये बीजेपी के लिए चिंता का कितना विषय है, अगर एक ये स्थिति है। दूसरी तरफ
कांग्रेस की स्थिति जो थी, कांग्रेस के साथ मिले हुए ये सहयोगियों की स्थिति, पहले बीजेपी के साथ किया जाए, उसमें भी हम देख रहे हैं कि सहयोगियों की स्थिति भी जो बीजेपी के साथ है वह भी नीचे जा रहे हैं। 53 से घट के 44, और अप्रैल से लेकर अभी के बीच में सिर्फ 1 सीट की बढ़ोतरी हुई है। ये एक अच्छी बात है सहयोगियों के लिहाज से, यानी सहयोगियों का पलड़ा कंपैरेटिवली बीजेपी के साथ जो है वो भारी है। दूसरी तरफ कांग्रेस 44 सीट थी, अप्रैल में 53 हुई, अभी 62 नजर आ रही है आज की तारीख में चुनाव हो जाए तो। और कांग्रेस के साथ जो सहयोगी दल हैं वह 15 पर जो बढ़ते हैं, अप्रैल में 18 पर आ जाते हैं और आज 19 पर है। इसमें एक दोनों में बढ़ोतरी है। श्रीकांत जी, ये क्योंकि हम लोग जो सर्वे किया है, इससे पहले मान लीजिए हमने अप्रैल में सर्वे किया और जाहिर है बिहार इलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम एक सर्वे लेकर आएंगे। क्या ये चिंता का विषय आपको लगता नहीं है? क्योंकि सर्वे में जो कॉन्स्टिट्यूंसीज चुनी गई, ये भी हम आपको एक जानकारी दे दें कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी को दोहराया नहीं जाता है हमारे यहाँ, कि उसको आपने जो अप्रैल में किया तो उन्हीं जगहों पर जाके उन्हीं लोगों से पूछता, ये नहीं होता है। उसमें कुछ चेंज आता है, वैरायटी आती है। ये सिचुएशन आपको लगता है चिंताजनक है बीजेपी के लिए, सीटों का घटना? प्रसून जी, बिल्कुल चिंता का विषय नहीं है, और बल्कि मैं आपको कहूं कि भाजपा का कार्यकर्ता और जो विकास चाहते हैं इस देश में, उनका भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की सरकार की जो नीतियां हैं और जो वर्तमान नेतृत्व है उस पर अटूट विश्वास है कि जो माननीय मोदी जी ने कहा है, जो सरकार ने कहा है, सरकार निश्चित रूप से एक समय अवधि के उसमें उसको पूरा करेगी। और मैं तो प्रसून जी, हम तो गांव के लोग हैं, किसान का बेटा हूं, और हम तो सौभाग्यशाली हैं कि हमारी पार्टी को एक ऐसा नेतृत्व मिला है अमित भाई शाह के रूप में, जो 11 महीने में पूरे देश को घूम चुका है, और हम अपने जिला अध्यक्ष और महामंत्रियों से सीधा संवाद करते हैं। तो बड़ी बात यह है कि अभी मध्य प्रदेश में भी 25 लाख लोगों का सैंपल हमारे पास है, राजस्थान में भी 25 लाख लोगों का सैंपल है, और उससे पहले असम में भी जो निगम के चुनाव हुए थे वो भी, और पंजाब में जो चुनाव हुए थे वो भी स्पष्ट संकेत करते हैं कि कांग्रेस जमीन पर नहीं है। और मेरे मित्र बैठे हैं, बुरा मत मानिएगा मित्र, लेकिन आप तो अपना घर भी नहीं बचा पाए, और अपने घर की जो हार है आपकी, उसको छुपाने के लिए 113 निकायों में से आप 25 जीते, उसी पर आपने ढोल बजवा दिया कि राहुल गांधी के प्रकोप का मुझे कम से कम सामना ना करना पड़े। तो आत्मचिंतन करना चाहिए हार के बाद। आप तो उसको कहीं ना कहीं गफलत में डालने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं आपको, आप चिंतन करें ना करें ये आपका व्यक्तिगत मामला है और कांग्रेस पार्टी का मामला है। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि 7 नगर निगम थे, जिसमें नवंबर में 6 हमने लिए, और एक अब इन्हीं के घर से जो मेरे मित्र बैठे हैं वो भी आपसे छीन लिया, और आप 25 सीटों पर 113 में से सोनिया जी और राहुल के नेतृत्व को बधाई दे रहे हैं। तो मेरी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। जनता से आप डिस्कनेक्ट हैं, जनता से आप कनेक्ट नहीं है मेरे मित्र, और आप एक बाल हट थी राहुल जी के रूप में, एक बाल हट कहेंगे उसको, और एक ऐसी कांग्रेस की अध्यक्ष हैं जिनको देश ने स्वीकार किया है, लेकिन शायद वो इस देश का विकास नहीं चाहती हैं, इसलिए संसद को बिना मुद्दों के अवरुद्ध किया गया, संसद में कहीं ना कहीं काम रोकने की कोशिश की गई। तो विकास हमारा मुख्य मुद्दा है, और ये देश विकास के रास्ते पर प्रसन्न जी चल पड़ा है। अब ये कांग्रेस को तय करना है कि वो कंस्ट्रक्टिव भूमिका निभाएं या फिर आपको बोलने का मौका दीजिए आप। हम चाह रहे थे, आपने जैसे ही कहा ना मैं किसान का बेटा हूं, हमारे दिमाग में तुरंत एक सवाल आ गया, क्योंकि हमारा पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम है जो आ रहा है स्क्रीन पर, लेकिन हमको लगता है हमको एक जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि हमने वो पूरा कंप्यूटर देखा है। उसमें लैंड बिल को लेकर भी एक सवाल है, और जहां तक हमें याद आ रहा है उसमें किसानों के हक में बड़े कम लोगों ने माना है। तो हम आपसे खाली एक छोटा सा जवाब जिस पे चाह रहे हैं यहाँ पर, कि आप जब इस बात का जिक्र करते हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, छोड़िए इसको, जनता के पेट को देखिए, उसकी ज़मीन को देखिए, और अब जरा एक जानकारी फटाफट दीजिए कि आपको लगता नहीं है ये सारे डिसीजंस जो आपको सुधारने पड़ रहे हैं लैंड रिफॉर्म को लेकर भी, ये आपने गलती की कुछ, ऐसा लगता है? देखिए प्रसन्न जी, हम कोई राजा महाराजाओं की सरकार तो नहीं है, ना ही हम उन परिवारों से आते हैं। हमारा कोई अहम तो है नहीं, जो गरीब के किसान के हित में होगा वही काम होगा। अगर कहीं पहले कोई गलतियां होंगी तो उनको सुधारेंगे भी। अपना लक्ष्य सिर्फ गांव का विकास है, अपना लक्ष्य कोई अहंकार नहीं। छोटे से ब्रेक के बाद श्रीकांत जी तुरंत लौट रहे हैं, और ये बताते हुए लौट रहे हैं कि वो मुद्दे जो सबसे ज्यादा इस देश को प्रभावित करते हैं वो कौन से मुद्दे हैं, और उसके बाद हम सचिन जी के पास भी चलेंगे। उन्होंने कुछ मुद्दों का जिक्र जो उठा दिया है, वो सारे मुद्दे इस दायरे में आ रहे हैं। ब्रेक के बाद